नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है, सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत ज़रूरी है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा से जुड़े एक बहुत दिलचस्प पहलू के बारे में, एक बहुत दिलचस्प विषय वस्तु के बारे में, यानी सिनेमा कह लीजिए, वेब सीरीज़ कह लीजिए, सीरियल कह लीजिए, जो भी जिस तरीके से भी हम देखते हैं एंटरटेनमेंट की चीज़ों को जो हमारे जिस फ़ॉर्म में आती हैं, वो मसला है हिंदी सिनेमा में या हिंदी एंटरटेनमेंट की जो भी विधाएँ हैं, उनमें तवाइफ़ों के चित्रण का। और ये चर्चा जो है उसकी एक प्रमुख वजह तो ये है कि अभी हाल ही में फ़िल्मकार संजय लीला भंसाली, चर्चित फ़िल्मकार संजय लीला भंसाली की एक वेब सीरीज़ आई है हीरा मंडी, नेटफ्लिक्स पर, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, जो बहुत सुर्खियों में है और अपने कथानक की वजह से, अपने चरित्र चित्रण की वजह से, प्रेज़ेंटेशन की वजह से वो काफ़ी मकबूल हो रही है, उसके बारे में बातचीत हो रही है। लोग उसके बारे में तरह-तरह की व्याख्याएँ दे रहे हैं, तरह-तरह की राय दे रहे हैं। तो उसको आधार बनाकर उसके ज़रिए या उसके बहाने हम हिंदी सिनेमा में तवाइफ़ों का जो एक चित्रण हुआ है, उसके बारे में आज बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तवाइफ़ों की कहानी जो है वो अ, हिंदी सिनेमा के लिए क्या कोई हिट फ़ॉर्मूला रहा है या ये एक ख़ास दौर की कहानी है, इसको हम पीरियड सिनेमा कहते हैं, वो पीरियड सिनेमा का हिस्सा है या मुस्लिम सोशल नाम का एक जो सिनेमा की कैटेगरी है, ये उसका हिस्सा है या ये भी कि तवाइफ़ें तो दरअसल उस दौर में हिंदी सिनेमा में आई थी जब हिंदी सिनेमा में महिलाओं के आने को अच्छा नहीं समझा जाता था। कहा जाता था कि भले घर की लड़कियाँ, भले घर के बच्चे सिनेमा में नहीं जाते। उस दौर में हिंदी सिनेमा में पर्दे पर अगर हीरोइन के तौर पर जो पेश की गई थी महिलाएँ, उनकी बैकग्राउंड आम घरों की महिलाओं से अलग थी। तो ये तमाम सारे सवाल हैं, इन पर आज हम बात करेंगे और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ख़ास पैनल मौजूद है। मेरे साथ बहुत दिलचस्प, बहुत बहुत वरिष्ठ लोग मौजूद हैं जो कि हिंदी सिनेमा के बारे में, समाज के बारे में, हिंदी सिनेमा और समाज के संबंध के बारे में लगातार पढ़ते-लिखते रहते हैं, बहुत चर्चित लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हमारे साथ प्रोफ़ेसर जबरीमल पारख साहब मौजूद हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता हैं। सिनेमा और समाज के अंतर संबंधों के बारे में लगातार लिखते-पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज जी मौजूद हैं, वर्षों से फ़िल्म समीक्षा कर रहे हैं, फ़िल्मों के बारे में काफ़ी गंभीरता से, गहराई से पड़ताल करते हैं। शीबा असलम फ़हमी साहिबा हैं जो कि टिप्पणीकार हैं, सिनेमा, संस्कृति, समाज के विषयों पर लगातार लिखती-पढ़ती, बोलती रहती हैं, पॉडकास्ट करती हैं। और मुर्तज़ा साहब हैं हमारे साथ में, मुर्तज़ा अली साहब, जो कि बहुत जाने-माने फ़िल्म समीक्षक हैं, विश्लेषक हैं और तमाम सारे माध्यमों पर, प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम माध्यमों पे मुर्तज़ा साहब जो है वो लगातार अपनी राय सिनेमा के बारे में, उनकी राय देखी जा सकती है। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं मुर्तज़ा साहब आपसे ही बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो हिंदी सिनेमा का एक मतलब चूँकि मैंने हीरा मंडी का ज़िक्र किया और हीरा मंडी चूँकि अभी चर्चा में है अपने प्रेज़ेंटेशन की वज़ह से और नई एक चीज़ आई है। अ, उसके बहाने हम क्या ये जानने की कोशिश कर सकते हैं आपके ज़रिए कि हिंदी सिनेमा में जो तवाइफ़ों का एक कैटेगरी है, कैरेक्टर के तौर पर, वो क्या मतलब एक हिट फ़ॉर्मूला है क्या? क्योंकि हमने देखा है कि पाकीज़ा जैसी फ़िल्म बनी है अ, और उमराव जान जैसी फ़िल्म बनी है। उमराव जान 1 नहीं 2-2 उमराव जान बनी और उसके अलावा भी कम से कम लेट 50s से लेकर के और कम से कम 80s तक हिंदी सिनेमा में हीरोइन्स का एक ऐसा किरदार रहा है कि हर फ़िल्म में जो कि ख़ास तौर से मुस्लिम सोशल से कहीं न कहीं टकराती थी या कहीं मुस्लिम बैकग्राउंड दिखाना होता था, तो उसमें तवाइफ़ का ज़िक्र ज़रूर आता था। और हिंदी सिनेमा की तमाम बड़ी हीरोइनें, जो भी रही हैं अपने दौर की, सबने कम से कम एक बार तवाइफ़ का रोल ज़रूर अटेम्प्ट किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो तवाइफ़ का मसला है हिंदी सिनेमा में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और ये भी कि जो बात मैंने कही कि क्या हिंदी सिनेमा की पहली नायिका तवाइफ़ों को कहा जा सकता है? देखिए अमिताभ भाई बहुत-बहुत धन्यवाद और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतने ख़ास विषय पे चर्चा करी। बहुत कम बातचीत होती है आजकल इन विषयों पे खुल के।
संजय लीला बंसाली की हीरा पन्नी पर आने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सोच रहा था डिस्कस करूं, और आपने मुझे मौका दिया, जरूर। तो मैं सबसे पहले आपको ले जाना चाहता हूं थोड़े इतिहास पे। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो कॉर्टिजन्स और या जिसको हम तवायफ कहते हैं, इनका कनेक्शन जो रहा है मुगल एरा में रहा है, नवाब्स के साथ इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल और इकोनॉमिक कनेक्शन रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो अर्बन सेंटर्स जो थे, मैं प्री ब्रिटिश एरा की बात कर रहा हूँ या अर्ली ब्रिटिश एरा की बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे अर्बन सेंटर्स में तवायफ या कॉर्टिजन कल्चर बहुत स्ट्रांग था। चाहे हम अवध की बात कर लें, चाहे हम और भी किसी भी स्पेस की बात कर लें, अभी हीरा मंडी की बात कर रहे हैं तो वो लाहौर में सेट है। तो आप अगर स्टडी करेंगे बहुत क्लोजली पूरा का पूरा जो कॉर्टिजन सिस्टम है, तो ये एक बहुत कमाल की चीज निकल के आएगी। वो ये आएगी कि हमारी सोसाइटी मोस्टली पेट्रियार्कल थी, लेकिन ये एक लौता सेटअप था जो मेट्रियार्कल था नेचर में, यानी कि महिलाएं जो थी वो खुद इसको बेसिकली कंट्रोल करती थी और बहुत ही इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं था कि हाँ यस नवाब और जो किंग्स और जो इम्पोर्टेंट रॉयल लोग होते थे उनके पेट्रन जरूर हुआ करते थे, लेकिन उनका रहना किस तरह से वो रहेंगी, उनका पावर स्ट्रक्चर, हायरार्की, सब फीमेल्स डिसाइड करती थी। कोई इसमें मेल पुरुष सत्ता की बात नहीं थी, महिलाएं खुद तय करती थी कि कौन हमारे ऊपर रहेगा, कौन उस हायरार्की में कहाँ रहेगा। ये बहुत एक जरूरी चीज है। तो जब ब्रिटिश आने लगे इंडिया में, तो उन्होंने धीरे धीरे करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, उन्होंने इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। तो उनको ये चीज समझ आई कि जो कॉर्टिजन्स हैं, जो तवायफ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये जो पूरा ताना बाना था, जो पूरा पावर स्ट्रक्चर था, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, जो सोशल स्ट्रक्चर था, उसमें कॉर्टिजन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल जो अनफॉर्चुनेटली जो फिल्में हमने हाल फिलहाल में देखी हैं, वो तवायफ और सेक्स वर्कर या तवायफ और प्रोस्टिट्यूट में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं रखती। हम लोगों को लगता है कि तवायफ का मतलब या तो सेक्स वर्कर या तवायफ का मतलब प्रोस्टिट्यूट जो बेसिकली घर उजाड़ देगी। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली इस चीज को स्टडी करेंगे तो तवायफ का जो रोल था, कॉर्टिजन्स का जो रोल था इंडियन सोसाइटी में, वो बहुत ही अलग था। पर्टिकुलरली मैं अगर अर्बन इंडियन सोसाइटी की बात करूं, मुगल एरा की बात करूं, प्री ब्रिटिश एरा की बात करूं, तो अगर हम म्यूजिक की बात करें, मौसीकी की बात करें, अगर हम पोइट्री की बात करें, शायरी की बात करें, अगर हम इस तरह के जो आर्ट फॉर्म्स थे इनकी बात करें, अगर हम सिर्फ उर्दू लैंग्वेज की बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी उसमें इन कॉर्टिजन्स की। और हीरा मंडी में कहीं ना कहीं संजय लीला बंसाली, मैं उसमें डिटेल में बाद में हम बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है कि जो एक प्रोस्टिट्यूट है और जो एक तवायफ है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सेक्स वर्कर नहीं थी एक तवायफ, एक अलग तरह की उसकी स्पेस थी। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, क्योंकि ब्रिटिश ने जब डिस्ट्रॉय किया मुगल एम्पायर को, अगर मैं आपको विलियम डैरम्पल की बुक द लास्ट मुगल में ले चलूं, तो उसमें बताते हैं कि कितनी बुरी तरह से उन्होंने बहादुर शाह जफर और उनके पूरे कोर्ट को तबाह कर दिया था 1857 की जब वॉर जीत गए थे वो प्री इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को क्रश करने के बाद, कि जितनी भी रॉयल फैमिली की जो लेडीज थी उनको भी दे वर फोर्स्ड टू बेसिकली बिकम सेक्स वर्कर्स। इतनी बुरी हालत कर दी थी कि हर रॉयल वुमेन को मजबूरी में सेक्स वर्कर बनना पड़ा। उसी तरह क्योंकि उन्होंने कॉर्टिजन कल्चर को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया था, पूरी ये जो अवध का जो ट्रेडिशन था इसको तबाह कर दिया था, नवाब्स को सैक कर दिया था, तो ये बहुत सारी जो तवायफ थी या कॉर्टिजन थी, इन्हें मजबूरी में आके सेक्स वर्क करना पड़ा। और उसी दौरान जो इनकी सेकेंड जनरेशन थी, कहीं ना कहीं वो अर्ली सिनेमा, इंडियन सिनेमा की बात करें, भारतीय सिनेमा की अर्ली लीडिंग लेडीज बनी, अर्ली सिंगिंग वॉइस बनी, म्यूजिक, पोएट्री, उस सब से इनका सिलसिला है। मैं यहाँ पे आपको जद्दन भाई का एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो अभिनेत्री नरगिस की माता थी। और जद्दन भाई की जो माता थी, वो भी एक्चुअली में दलीपन बाई, वो भी एक्चुअली में कॉर्टिजन थी। शमशाद बेगम का यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो सायरा बानो की माँ नसीम बानो की माँ थी। तो आप अगर देखें अर्ली जो सिनेमा में जो हमारी एक्ट्रेसेस थी या अर्ली जो सिंगर्स थी, वो एक्चुअली में ये सारी कॉर्टिजन्स थी। तो आपने बहुत सही बोला कि अगर हिंदी सिनेमा की बुनियाद की बात करें तो ये कॉर्टिजन्स जो थी, जो एक्चुअली में रियल वर्ल्ड कॉर्टिजन्स थी, उन्होंने ही एक्चुअली में फाउंडेशंस रखी हैं हमारे, अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें। तो 50 के दशक तक के जो फिल्म मेकर्स थे, उनकी बहुत सारी रियल वर्ल्ड में भी कॉर्टिजन्स जो थी या तवायफ जो थी, दोस्त थी या उनकी वाकिफ थी, तो उनको समझ आता था कि कल्चर कैसा है।
तो काफी हद तक डिपिक्शन जो था बहुत ही मैच्योर और बहुत ही डीप होता था। मैं जनरल वे में बात करूं, 19-20 रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये दशक आगे बढ़ते गए और 80s के बियॉन्ड, और उसके बाद तो तवायफ और कॉर्टिजन और सेक्स वर्कर का जो बीच में जो फर्क था वो बिल्कुल खत्म हो गया। जो कल्चरल एक्सपेक्ट था प्रोस्टिट्यूट का, तवायफ का, मुगल के साथ या नवाब के साथ, वो भी खत्म होने लगा, और घर तोड़ने वाली सौत, पति पत्नी और वो, उस तरह से हम देखने लगे प्रोस्टिट्यूट्स को और कॉर्टिजन्स को, विच आई फील इज अ ह्यूज डिक्लाइन। और अब तो क्योंकि इस्लामोफोबिया वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, हॉलीवुड ने इसको शुरू किया पोस्ट 9/11, और अब तो बॉलीवुड भी इसमें नई नई मिसालें कायम कर चुका है इस्लामोफोबिया की। तो अब तो आप उस तरह से इस कल्चर को देखते नहीं कि ये अदब है, ये एक सिविलाइजेशन है, ये एक एरा है, ये एक एपॉक है। इसलिए मैं संजय लीला बंसाली की हीरा मंडी की तारीफ करूंगा। कंटेंट पे हम बाद में आएंगे और मुझे काफी इश्यूज भी हैं उसके साथ, लेकिन थॉट कि आपको उस तरह से कॉर्टिजन्स को प्रेजेंट करना जैसे कभी हमारे अर्ली हिंदी सिनेमा में किया जाता था, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा हीरा मंडी। बहुत शुक्रिया मुर्जा साहब, आपने बड़े तफसील से जो है वो इतिहास बताया। कम से कम हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ हिंदी सिनेमा में तवायफों के चित्रण का। शिवा जी, आपके पास आता हूँ। जो बातें जहाँ छोड़ा मुर्जा साहब ने, मैं आपसे, चूंकि बात हीरा मंडी के जिक्र से शुरू हुई थी, तो जो उसके कंटेंट का मसला है, और दूसरा ये जो बात उन्होंने कही कि भाई वो महिलाएं जो दरअसल जिनको हम कोर्टिसान कहते हैं अंग्रेजी में, या जिनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तवायफ का, वो हिंदी सिनेमा में जब उस वक्त जब सिनेमा शुरू हुआ 1930 20-30 के आसपास, जब हिंदी में बनना शुरू हुआ और जब बोलती फिल्में शुरू हुई, यानी तो उस वक्त जो महिलाएं फिल्मों में आ रही थी, क्योंकि उस समय का जो एक सामाजिक परिवेश था उसमें कहा जाता था कि भाई महिलाएं जो हैं वो जिस तरह की हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें सिनेमा जैसी विधा में उनका खुल करके प्रवेश करना, अभिनय करना, वो अच्छा नहीं माना जाता था। तो ऐसे में जो ये कैटेगरी थी महिलाओं की, तवायफों की, उनकी वजह से हिंदी सिनेमा का एक बहुत जरूरी अध्याय लिखा गया। क्या कहेंगे आप इसके बारे में, हीरा मंडी को समेटते हुए? बहुत शुक्रिया अमिताभ साहब। देखिए, तवायफ का जो पूरा आइडिया है, वो एक बहुत एनेबलिंग आइडिया है किसी भी ऑडियो विजुअल मीडियम के लिए। आपको गाने का मौका मिलता है, आपको शायरी का मौका मिलता है, अच्छे कपड़ों का मौका मिलता है, अच्छे जेवर का, अच्छी हवेलियों का, वो सब कुछ जो विजुअली बड़ा प्लेजेंट हो सकता है, जो देखने लायक हो सकता है, उसका आपको मौका देता है ये थीम। और इस थीम को या तो फिर मुगल आजम जैसा राजा महाराजा दिखाइए, तो या तो फिर अगर आपको एक सोशल मिलियू दिखाना है जिसमें बाकी का समाज गरीब हो सकता है, लेकिन ये एक वैभव का, विलास का अड्डा है तवायफ के जो इलाके हैं वो, तो विजुअली तो ये हमेशा बहुत अट्रैक्ट करेगा किसी के लिए भी, फिल्म मेकर के लिए जो इसको काम करना चाहता है। तो यहाँ से मैं सोचती हूँ कि ये एक बहुत एग्जॉटिक थीम बना रहेगा। एक तो ये कि सेंटर में महिला है, दूसरा वो कि वो मुस्लिम महिला है, और तीसरा वो कि वो कल्चरली बड़ी एनरिच्ड है खुद। मतलब जब उसकी जबान है, जो हालांकि हीरा मंडी में बड़ा गोबर किया उन्होंने जबान के डिक्शन के लिहाज से, लेकिन जबान, और हीरा मंडी में तो जिस उर्दू के लिए ये इलाके जाने जाते हैं, उर्दू का बंटाधार कर दिया। मतलब टीआरएस एक न्यूज़पेपर दिखाया गया जिसमें टीआरएस की खबर छपी हुई। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक कॉपी छपवा लें, प्रिंट आउट निकलवा लें जो उस दौर की कोई खबर हो, उसमें आजकल की खबर है। और इमला की जो गलती है हर जगह, मतलब स्वदेशी और विदेशी में सदेशी बदेशी लिखा हुआ है उर्दू में। इतनी, मतलब क्या मैं कहूँ, उन्होंने सोचा था कि ये कोई फॉरेन लैंग्वेज है जिसको भारत में कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि इसमें लिखा क्या है। और आजकल बहुत से उर्दू नाम वाले लोग भी, क्योंकि उर्दू स्क्रिप्ट नहीं जानते हैं, तो ये चल रहा है, मंच से भी चल रहा है और अदरवाइज भी चल रहा है। मैं देखती हूँ जावेद अख्तर साहब के जो इंटरव्यूज मंच से लिए जा रहे होते हैं, उसमें भी क्या क्या उर्दू की हजामत बनाई जाती है। बहरहाल, तो ये एक ऐसा थीम है जो हमेशा अट्रैक्ट करता है। दूसरे ये कि जो फॉरबिडन फ्रूट जिसे हम कहते हैं, कि जो मना है समाज में, ये उसका मजा चखने की इजाजत देता है, और वो टिटिलेट करता है। वो उनको, हमारे श्रोताओं को ये मौका देता है कि वो अपनी फैंटेसी में उन चीज़ों को देख सकते हैं, और फैंटेसी को जिंदा होता हुआ देख सकते हैं कि एक बहुत खूबसूरत और बहुत नफीस ज़ौक़ और शौक़ वाले
उसमें माहौल में वो बैठे हैं, वुमेन कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, फिर वुमेन बॉडी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ एक पैकेज है, ये किसको अच्छा नहीं लगेगा। बस इतना कहना है कि मैं मुझे याद आ रहा है 2009 में एक किताब आई थी, प्रोफेसर इरा भास्कर है हमारे जेएनयू में, उनकी किताब आई थी द इस्लामिक कल्चर ऑफ बॉलीवुड सिनेमा, और उन्होंने तवाइफ के इंस्टीट्यूशन को, जो अगर मैं इंस्टीट्यूशन कहूँ उसको, तो उसको भी उन्होंने इस्लामिक कल्चर से जोड़ा था, जबकि इस्लाम में जो सारी चीजें मना है वो सारी तवाइफों से जुड़ी हुई हैं। ये बिल्कुल उस तरह का मामला है कि वो सारा कुछ जो हराम है, सिर्फ मना नहीं, ममनू एक कैटेगरी है, ममनू फिर है मकरू, फिर है हराम। तो जो हराम की कैटेगरी है इस्लाम के अंदर, वो तवाइफों के साथ सीधे जुड़ी हुई है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो पर स्त्री गमन हो, चाहे वो डिबॉचरी हो, चाहे वो एमोरस रिलेशनशिप्स हो, एक्स्ट्रा मैरिटल, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन हो क्या गया है कि जब इरा भास्कर जैसे विद्वान भी इस तरह की गलती करते हैं, इस तरह का लिखते हैं, तो ये लगता है कि ये इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है। एक चीज याद रखनी चाहिए कि राजाओं उनकी जिंदगी बड़ी जंगजू जिंदगी थी, ये लगातार वॉर मोड में रहते थे, इनके ऊपर खतरे थे, ये लड़ रहे थे। लेकिन जब ये कमजोर हुए और जो इनके सूबेदार थे और जो इनके गवर्नर्स थे छोटे छोटे, उन्होंने अपने को खुद मुख्तार कर लिया और वो नवाब कहलाए। ये इंस्टीट्यूशन नवाबों से जुड़ा हुआ है। नवाबों के यहाँ एक फ्यूडल सिस्टम था, हराम की कमाई आती थी, भर भर के आती थी, और उस हराम की कमाई को खर्च करने के जो एवेन्यूज थे, उसमें तवाइफ का इंस्टीट्यूशन पैदा होता है कि थैलियां, जो आप थैलियां, अशरफी की थैलियां और सिक्कों की थैलियां और जेवरात फेंकते हुए देखते हैं, चाहे वो पाकीज़ा हो, चाहे वो तवाइफ हो फिल्म हो, चाहे वो अभी ये हीरा मंडी हो, तो उसमें जो वो जो डिबॉचरी है, वो जो विलासिता पूर्ण एक अनैतिक जीवन है, उस अनैतिक जीवन की बुनियाद में वो फ्यूडल हराम का पैसा है जिसमें मेहनत नहीं करनी है। तो और आप उसको खर्च करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। तो एक जो कुछ भी हमारे डिकेइंग, हमारे सड़ते हुए गलते हुए समाज का जो धोतक हो सकता है, वो पूरा का पूरा तवाइफ और नवाब का सिस्टम है। और उस तवाइफ और नवाब के का जो गठजोड़ है, उसमें आप देखते हैं कि ईगो वॉर्स हैं, किसी ने इतनी बड़ी थैली फेंकी तो दूसरे ने उतनी बड़ी थैली फेंकी, किसी ने ये हवेली दे दी तो किसी ने वो पन्ना और हीरा और जवाहर दे दिया। ये सारी चीजें हैं। मुझे ये लगता है कि ये अब आउटलिव कर चुका है। ये पूरा जो संजय लीला भंसाली के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके बाद किसी को तवाइफ वाले थीम पर अगर काम करना तो, और हम आप भी कह रहे थे कि जो गरीब तवाइफे हैं या जो औरतें जो शुरफा खानदान से थी, शरीफ खानदानों से थी और बाद में उनको मजबूर होना पड़ा, इस तरह का काम पाकिस्तान में हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक वो रोमांटिसिज्म से हम बाहर नहीं आ पाए हैं। अच्छी सूरत, अच्छे गहने और कपड़े और अच्छे मकान, हवेलियां, ये सब। तो ये एक तवाइफ के थीम पर आखिरी कील की तरह मैं इसको देखती हूँ, क्योंकि इसकी जो गलतियां हैं वो अजीबो गरीब गलतियां हैं। जहां तक संजय लीला साहब के अटेम्प्ट का सवाल है, इस सभी उनकी फिल्मों में हर महिला, जैसे देवदास देखी है या एक दो और हैं, तो वहां पर परजीवी की तरह है महिलाएं, जो पुरुष से धन लेने के लिए, पुरुष पर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही नेगेटिव किरदार होते हैं उनके यहाँ। चाहे वो देवदास में माओ का रोल हो, दोनों तरफ माओ का रोल है, या भाभी का रोल है, या और किरदार आप देख लीजिए। तो पैसे के लिए महिला जो है पैसे को प्रेफरेंस देते हुए पति से धोखा कर रही है, या पुरुष से धोखा कर रही है, या प्रेमी से धोखा कर रही है। इस पूरे हीरा मंडी में हर महिला इतनी जटिल और इतनी ओवर मोटिवेटेड है अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। आप सिर्फ उन किरदारों से नफरत कर सकते हैं, ऐसे किरदार बनाए गए हैं। और यहाँ तक कि जो डोमनी और नौकरानी और मुलाजिमा के जो रोल है, उसमें भी जो इंट्रिकेसीज हैं साजिशों की, वो आप देखते हैं। तो जैसे फ्रेडरिक नीत्शे का एक बड़ा टफ रिलेशनशिप है महिलाओं के साथ। फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे को अगर हम याद करें, और मैं पढ़ा है पावर का कंसेप्ट उनका, तो उसमें जो महिला है
उनके यहाँ भी जो महिला है, जो महिला का तस्वुर है, वो बहुत नफरत करने लायक है। वो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो इसलिए नहीं पावरफुल है, उसने खुद कुछ मेहनत की है अपनी जिंदगी में, कोई उसका टैलेंट है या कुछ नहीं, वो परजीवी महिला है, पैरासाइटिक एग्जिस्टेंस है। और ये यहाँ पर भी उसी तरह की महिलाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपस में नफरत मतलब महिलाओं के जो स्त्री सुलभ गुण होते हैं वो उनमें है ही नहीं, और सिर्फ नफरत कर रही हैं और साजिशें कर रही हैं और कब्जा कर रही हैं और काबू कर रही हैं, चाहे वो मर्दों को हो, चाहे वो हीरा मंडी के इर्द गिर्द। तीसरी बात यह है कि खुद हीरा मंडी में जो इतिहास के तथ्यों के साथ जो अजीबोगरीब खिलवाड़ हुआ, एक भी हिंदू पात्र, हिंदू महिला वहां दिख ही नहीं रही, जबकि राजा हीरा सिंह की वो मंडी है जो उन्होंने कारोबार को प्रमोट करने के लिए बनाई थी। वहां पर एक मिक्स पॉपुलेशन होनी चाहिए, जो वहां के चाय खाने या कॉफी वाले जो इलाके हैं जहां पर शुरफा खवातीन अपने शौहर या अपने मर्दों के साथ खुलेआम बैठ करके चाय वगैरह पी रही हैं, एंजॉय कर रही हैं रेस्टोरेंट को, वहां पर भी हिंदू महिलाएं गायब हैं। तो ये कौन सा लाहौर है? ये तो आजादी से बंटवारे से पहले का लाहौर है, जिसमें बलराज नाम का एक किरदार उसमें जरूर दिखाई देता है, बलराज नाम का एक नाम आता है जी। हाँ, महिलाएं गायब है, महिलाएं गायब है। तो मेरा ये कहना, ये कौन सा लाहौर है? क्या ये पार्टीशन के 10 साल बाद का लाहौर है जहां कोई हिंदू बचा ही नहीं है? किस तरह का ये सोशल मिलियो दिखाया गया? तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अच्छा है आप चर्चा कर रहे हैं, होनी चाहिए इस पर चर्चा की, जो गलतियां करते हैं। मुझे याद है जो दूसरी उमराव जान बनी थी, उसमें यूनेस्को के दान किए हुए जो वो थे आपके हैंडपंप्स थे, वो दिखाए गए थे। वो आप अंदाजा कीजिए, 18वीं 19वीं सदी के हैंडपंप्स वो थे जो यूनेस्को ने दान किए थे 70s 80s 90s में। तो वो इस तरह का काम होता है। तो उर्दू के साथ भी यही हुआ है संजय लीला भंसाली के यहाँ। और ये लगातार लिबर्टी लेते हैं या लेजी काम करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं। आजकल जो कपड़े दिखाए गए वो आज का फैशन है, जो गरारे दिखाए गए वो बिल्कुल, उस जमाने में ये गरारे थे ही नहीं, उस जमाने में गरारे बिल्कुल अलग थे, ये आज का है। और फिर लखनऊ में सारे मर्द ट्रेडिशनल कपड़ों के नाम पे लखनवी चिकनकारी पहन रहे हैं। लखनऊ, लाहौर के मर्द, लाहौर के नवाब लखनऊ की चिकनकारी पहने, क्या है ये? बहरहाल अब है तो है, अभी आगे बात जी। बहुत सही बात आपने कही। लाहौर में लखनऊ है, लखनऊ वाले किसी को भी देखना अच्छा लगेगा, लेकिन बात ऑथेंटिसिटी की अगर है तो वो बिल्कुल गायब है। उसमें दशहरी आमों का जिक्र है बहुत सारी बातें हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो एक चीज और है, पुरुष जो तवायफ या कोठे के पुरुष नहीं, जो नॉर्मल पुरुष हैं, जो जेंट्री है जिसको हम कहते हैं, शुरफा हैं, नवाब हैं, वो सारे मेकअप में हैं और भयंकर मेकअप किया, उनका आई शेडो, उनके लिपस्टिक और पूरा। मैं तो परेशान हुई ये देख करके कि ये इस टाइप के मतलब मीठे टाइप के मर्द कहाँ से लाए वो, जो पूरा मेकअप करके आए हुए हैं। तो बहुत अजीब है संजय लीला भंसाली का ये पूरा जो उन्होंने कैरिकेचराइजेशन किया है, और मुसलमान कल्चर के नाम पे जो उन्होंने लिबर्टी ली है, नाकाबिले। आपने ये बहुत दिलचस्प बात निकाली। देखिए, मुझे उर्दू स्क्रिप्ट पढ़नी नहीं आती, इसलिए वो टीआरएस वाली बात जो आपने निकाली वो तो वाकई बहुत दिलचस्प है कि अखबार जो है वो 1940 का लाहौर है और उसमें टीआरएस की बात आ रही है। तो ये भी अपने आप में बहुत मजेदार बात है। और ये भी कि उसमें जो एक ग्रामोफोन का एक जिक्र आता है, उसमें जो ग्रामोफोन का जिक्र आया, जब ग्रामोफोन दिखाया गया है और ग्रामोफोन को देख करके जो महिलाएं जिस तरीके से वो जो क्या नाम है उस महल का, जो भी महल है, वो उस महल की जो महिलाएं हैं तमाम जिस तरह से चकित होती हैं। तो 40 के दशक में तो मतलब ग्रामोफोन काफी पॉपुलर हो गया था और रिकॉर्ड आने लग गए थे। एक चीज और है, जो मेहंदी लगाई गई है मनीषा कोइराला के हाथों में, वो मेहंदी तो कहीं हो ही नहीं सकती थी। आप मेहंदी, अगर आपको उस जमाने की में मेहंदी का जो तस्वुर है, जो कल्चर है, उसको अगर आप देखेंगे तो जो रेखा वाली है उमराव जान, आप उसमें देखेंगे एक टिकली लगती थी, उसकी बिंदियां लगती थी और छल्ले बनते थे। मेहंदी बिल्कुल ये तय था कि मेहंदी कैसी होती है, मेहंदी हाथों में कैसे लगाई जाती, पैरों में। इनके यहाँ जो पिंडलियों तक मेहंदी लगी है, जो कलाइयों तक मेहंदी लगी है, वो बिल्कुल आजकल जो हनुमान मंदिर के बाहर मेहंदी लगाई जा रही है, जो करवा चौथ पे करवा चौथ वाली मेहंदी लगाई है। और स्वदेशी और विदेशी, ये दो इतने सिंपल लफ्ज हैं, ये उन्होंने स्वदेशी बदेशी लिखा हुआ उर्दू में, क्या किया है? बहरहाल अब किया है तो किया है, क्या करें। चलिए, ये आपने जो कहा है, मैं अजय जी आपके पास आता हूँ। ये जो बात शिवाजी कह रही थी संजय लीला भंसाली के पर्टिकुलर जो एक उनका एक अंदाज है चीजों को पेश करने का, यानी वो जब देवदास बनाते हैं तो वो देवदास ऐसा लगता है कि वो
देवदास की कहानी शरदचंद्र की कहानी नहीं है, वो किसी बहुत ही मतलब एक रईस नवाब के नवाबजादे की कहानी है और क्या तो उसको बना दिया उन्होंने। बिमल रॉय की देवदास देखने के बाद वो देवदास देखना एक अपने आप में बहुत बड़े कल्चरल शॉक से गुजरने जैसी बात थी। तो बहरहाल मैं आपसे अजय जी ये चूंकि तवायफों के मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो क्या ये जो तवायफों की कहानी है हिंदी सिनेमा में, क्या ये एक हिट फॉर्मूला के तौर पर इसको हम देखें? क्योंकि तवायफों पर बनी जो फ़िल्में रही हैं, उनमें से ज़्यादातर जो है वो उनका एक अच्छा नाम भी रहा है और उन्होंने पैसा भी ठीक-ठाक कमाया। उमराव जान रेखा के करियर की सबसे अच्छी फ़िल्मों में गिनी जाएगी। उसी तरह से पाकीज़ा मीना कुमारी की एक जो फ़िल्म है वो तारीख़ी फ़िल्म है, क्लासिक्स में गिनी जाती है। कमाल अमरोही, मीना कुमारी दोनों के लिहाज़ से देखा जाए तो। तो ऐसी फ़िल्में यहाँ तक कि अगर हम मुग़ल ए आज़म को भी ले लें और अनारकली का उसमें किरदार ले लें, रक्कासा का जो किरदार है, तो वो कहीं न कहीं उसी थीम पर जाकर के जाकर माफ़ कीजिएगा, उस पर जाकर टिकता है। और ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं, बहुत सारी बड़ी-बड़ी तमाम सारी हीरोइन हैं जिन्होंने कि अपने करियर में एक ना एक किरदार ऐसा ज़रूर निभाया है जो तवायफ का किरदार हो। रेखा ने उमराव जान किया, उसके बाद मुकद्दर का सिकंदर में खामख़ा के लिए एक उनका मुजरा डाला गया। फ़िल्म में कोई मतलब मुस्लिम सोशल वाला मामला नहीं है, लेकिन ज़ोहराबाई आ गईं और ज़ोहराबाई ने एक गाना गा दिया और वो सिकंदर और ज़ोहराबाई का एक इश्क की कहानी आ गई। तो क्या ये एक हिट का फ़ॉर्मूला है तवायफ? अजय जी, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप फ़िल्म समीक्षा करते हैं और आप फ़िल्मों पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं इसलिए, आप बताएँ। जी, जी, नमस्कार। और बहुत अच्छे तरीके से शिवा ने और मुर्तज़ा ने सारी बातें रखी और एक पर्सपेक्टिव दिया दर्शकों को। लेकिन अफ़सोस दोनों ने फ़िल्मों पर कम बात की, फ़िल्म के ऊपर। हाँ, फ़िल्म के ऊपर वैसे शायद सेकंड राउंड में ये बात हो पाएगी। मैं अगर सिर्फ़ फ़िल्मों तक खुद को रखूँ, क्योंकि मैं इतिहास और इसकी बात नहीं करूँगा, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, जो बातें की जा चुकी हैं। मैं शुरू से और लगातार ये बात कहता हूँ कि हम जब समीक्षा कर रहे होते हैं, तो हम अपेक्षाएँ अपनी ज़ाहिर करने लगते हैं। मेरा हमेशा कहना है कि अपेक्षाएँ तो ज़ाहिर करने की, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उसने क्या किया और वो जो किया उसका कोई संदर्भ बनता है। अगर नहीं बनता है, तो फ़िल्म को दूसरे तरीके से देखने की ज़रूरत है। किसने कहा कि एक रियलिस्ट फ़िल्म मेकर के तौर पर संजय लीला भंसाली की फ़िल्म देखनी चाहिए? संजय लीला भंसाली जिस तरीके की फ़िल्में बनाते रहे हैं और अभी तक के जो उनकी परंपरा रही है, उसमें ऐसी ही फ़िल्में बनती हैं। एक कल्पना लोक होता है, उस कल्पना लोक में कुछ किरदार रचे जाते हैं, वे किरदार उनके गढ़े हुए होते हैं, उनके राइटर के गढ़े हुए होते हैं। उनमें एक इमोशनल ग्राफ होता है, एक इमोशनल आर्क होता है, एक ड्रामा होता है, छल-कपट होता है, प्रपंच होता है, जो इस फ़िल्म के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर दिखाया जा रहा है। अगर उसी को लेके हम बात करें, तो मुझे यह सीरीज़ अपने आप में सफल दिखती है, इसलिए कि वो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हम तक। आवाज़ आ नहीं रही है, अजय जी। मुझे संजय लीला हाँ, भंसाली से ऐतिहासिक दिक्कत नहीं है। हाँ, तथ्यों की दिक्कत नहीं है, क्योंकि है ही नहीं उसमें। उसकी माँग करना या उसको देखने की कोशिश करना भी इसके लिए मुझे उचित नहीं लगता है। जैसे कि अब शिवा ने कहा, वो अखबार का नाम दिया, मुझे तो पाकिस्तान की एक नॉवेलिस्ट मिली, उन्होंने बताया कि मेरी किताब वहाँ लगी हुई थी। अभी वो लिख रही हैं और उनकी किताब वहाँ लगी हुई थी बुक रैक पे। तो ये सब गलतियाँ हुई हैं उसमें, बहुत सारी ऐसी तथ्यात्मक और ऐतिहासिक गलतियाँ हैं, लेकिन मैं वही दोहराऊँगा कि ऐसी कोई परंपरा है ही नहीं संजय लीला भंसाली की, जहाँ वे इन सारी चीज़ों पे गौर करें या अपने रिसर्च में उसका इस्तेमाल करें। रिसर्च उन्होंने ज़रूर किया होगा, ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी चीज़ बना रहे थे, नेटफ्लिक्स के लिए बना रहे हैं, 8 एपिसोड में है, तो अपने हिसाब से उन्होंने रिसर्च किया और उन रिसर्च में से अब जो उनको रुचि लगी, जो तथ्य उनको मिले, ये तो उनके रिसर्चर से पता करना पड़ेगा कि उनको क्या-क्या दिया गया था। जहाँ तक मुझे जानकारी है, तब कोई और डायरेक्टर इसको डायरेक्ट कर रहा था,
तब उसने सजेस्ट किया था कि हीरा मंडी की शुरुआत हम लखनऊ से करें और अजीजन बाई के जिक्र से करें, विद्याधरी देवी के जिक्र से करें, और फिर हम कहानी को वहां ले जाएं कि कैसे लखनऊ की तवाइफें माइग्रेट करती हैं, वे लाहौर पहुंचती हैं, और फिर वहां पे जो इस पीरियड क्या यह है वो दिखाया जाए। लेकिन वो पसंद नहीं था सुजील लीला बंसाली को, उन्होंने उस डायरेक्टर को हटा दिया। ये पीछे की सच्चाई है, ये पीछे का किस्सा है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि क्या तवायफ एक हिट फार्मूला रहा है हिंदी फिल्मों के लिए, तो ऐसा जनरलाइज नहीं करना चाहिए हम लोगों को। गिन चुन के हम किसका नाम ले रहे हैं, पाकिजा, उमराव जान, मुकद्दर का सिकंदर, बस। अगर कोई हिट फार्मूला रहा होता तो हमारे पास 2500 फिल्में होती ऐसी। ऐसी फिल्में नहीं मिलती है। जो कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ नाम नोट किए थे, उनमें है पाकिजा, आपने लिया ही, देवदास है, साधना एक फिल्म आई थी बी आर चोपड़ा की, अगर आपको याद हो तो, संघर्ष है, कलंक फिल्म आई थी पिछले दिनों माधुरी दीक्षित की, मुकद्दर का सिकंदर है, उमराव जान तो है ही, उसके अलावा मुझे जीने दो में है, घुंघरू है, तवायफ खुद तवायफ नाम से है, जीत करके एक फिल्म है, शराफत में हेमा मालिनी ने ये रोल अदा किया था, खिलौना है जिसमें मुमताज थी, रॉकी है जिसमें रीना रॉय थी, और मंगल पांडे में रानी मुखर्जी थी। तो ये गिन के मैं नाम खोजने पर मुझे ये मुश्किल से 20 नाम मिले। तो इसको मैं कोई हिट फार्मूला नहीं कहूंगा। और नहीं पिछले अजय जी, माफ कीजिए, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, माफ कीजिए, मैं आपको बीच में, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, मतलब हो सकता है क्योंकि हम लोग एकदम से बात करते हुए वो इस फिल्में याद नहीं आएंगी, लेकिन अब मुझे तो याद आ रहा है, वो नलिनी जयवंत का किरदार याद आ रहा है। देवानंद की फिल्म थी काला बाजार, जो गाना गाती है, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, वो तवायफ का किरदार है। और वो एक वो नरगिस की फिल्म थी अदालत, जिसमें उन्होंने तवायफ का किरदार निभाया। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मतलब चर्चा में रही हैं और वो हिट भी हुई हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी फिल्में हिट ही हुई होंगी, मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा था कि क्या ये एक फॉर्मूला है, अगर वो नहीं है तो अच्छी बात है। जी, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मैं आपको निगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस धारणा को निगेट कर रहा हूँ कि एक कोई चीज दिख गई तो उसको हिट फार्मूला हम मान लें। ऐसा कोई हिट फार्मूला रहता तो पिछले 30 साल में भी और कई सारी फिल्में आई होती। ऐसा कोई हिट फार्मूला नहीं है। रही बात हिंदी फिल्मों में तवायफ, तो हिंदी फिल्मों में तवायफ के प्रति हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण रहा है डायरेक्टर्स का। हमेशा कभी भी निगेटिव दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। कभी उनका पूरा मामला ही, उनका पूरा संस्कार या उनका मोहल्ला या उनकी बातें वो उन तक ही महदूद रहती थी, बाहर नहीं जाती थी, उसका सामाजिक रिश्ता भी नहीं बनता था। तो हमेशा उनको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाते हुए उसकी क्या भूमिका हो सकती है वो करने की कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं उनको वंचित, कहीं समाज में शोषित, कहीं समाज में पीड़ित महिला के तौर पर दिखा करके एक सहानुभूति, एक करुणा भी जगाने की कोशिश की जाती रही है हिंदी फिल्मों में। तो मुझे नहीं लगता कि जब हम हीरा मंडी पर बात कर रहे हो तो उस दौर पर लाहौर में क्या स्ट्रक्चर था, कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे, हीरा मंडी का अपना क्या स्ट्रक्चर था। मैंने हीरा मंडी देखी हुई है। मैं लाहौर में जब था तो मैंने हीरा मंडी देखी है, जाकर देखी है। और कहने के लिए तो वहाँ का जो मस्जिद है, शाही मस्जिद भी नहीं दिखता, किला भी नहीं दिखता, जो कि वहां से साफ दिखता है। तो इस तरीके के ऐतिहासिक चीजों को जब हम खोजने जाएंगे तो नहीं होगा। यहाँ फिल्म सिटी में सेट लगाया गया है, आप समझ सकते हैं कि एक मस्जिद बनाने का सेट और कितना महंगा हो सकता है। तो ये सारे लिबर्टी लेता है फिल्म मेकर। हम पता नहीं क्यों छिद्रान्वेषण करने पर लग जाते हैं कि अगर कोई चीज आई है तो ऐतिहासिक चीजों के साथ मेल खा रही है कि नहीं खा रही है। भाई साधारण फिल्में जो हिंदी में बनती हैं, कॉमन फिल्में बनती हैं, उसमें कौन से हिस्टोरिकल फैक्ट देखी जाती है, कहाँ देखा जाता है? अजय जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप अगर इसलिए कह रहे हैं कि भाई अजय मतलब संजय लीला भंसाली जैसा फिल्मकार, बड़ा फिल्मकार, अगर एक ऐसी थीम पर फिल्म बनाता है जिसमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री का एक एलिमेंट है, हीरा मंडी एक प्लेस है, एक जगह है लाहौर की, और उस लाहौर की महिलाओं के बारे में, मतलब तवायफों के बारे में बनाता है, तो रिसर्च के आधार पर बनाया जाना चाहिए। और ये जो बात शिवा ने जिसका जिक्र किया कि भाई आप अखबार दिखा रहे हैं उर्दू का और उसमें टीआरएस का जिक्र आ रहा है, टीआरएस जो कि
हमारे समय की एक राजनीतिक पार्टी है और हिंदुस्तान की पार्टी है। तो ये इतनी ये कोई छोटी चूक नहीं है। इसके लिए मतलब संजय लीला भंसाली को मतलब हम ये नहीं कह सकते कि साहब वो कोई लिबर्टी लेता है तो लिबर्टी के लिए उनको माफ कर दिया जाए। मतलब मैं ये नहीं देखिए, हीरा मंडी की सिनेमैटिक मेरिट्स पर हम अलग से बात कर सकते हैं, उसमें झाड़ फानूस बहुत है, उसमें बड़े अच्छे-अच्छे गरारे शरारे हैं, ज़ेवर है और एक्टिंग पर भी बात कर सकते हैं। मैं मनीषा कोइराला से लेकर के शिवा चड्ढा तक तमाम सारे एक्टर्स के उस पर बात हो सकती है। लेकिन पारख साहब मैं आपके पास आता हूँ। जो बात अभी तक 3 हमारे पैनलिस्ट कह चुके हैं और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि अजय जी ने एक नया आयाम दे दिया इस पूरी चर्चा को कि अगर कोई फ़िल्मकार कोई फ़िल्म बना रहा है तो उसको लिबर्टी लेने का हक है, ऐसा अजय जी कह रहे हैं और उस लिबर्टी की आड़ में हमको जो है वो ऑथेंटिसिटी की तलाश नहीं करनी चाहिए। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? लेकिन मेरी बात एक सुन लीजिए, मैं जी, इसमें जी। बार-बार जो कह रहा हूँ कि इसमें ऐतिहासिकता की खोज नहीं होनी चाहिए, इसमें प्रामाणिकता की खोज नहीं, क्योंकि कहीं से ये घोषित नहीं किया गया कि ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। चलिए ठीक है। जी, पारख साहब। एक जुमला जोड़ना चाहती हूँ कि जब हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कि हीरो के एक घूंसे से कई सारे ढेर हो जा रहे हैं और एक गोली 2 लोगों को लग रही है, जब हम इस हद तक चीजें बर्दाश्त कर लेते हैं तो अजय जी सही कह रहे हैं, कुछ भी कर लेना चाहिए। गलत उर्दू कर लेना चाहिए, गलत टाइम कर लेना चाहिए, अखबार कुछ भी कर लेना चाहिए, सिर्फ दिख तो अच्छा रहा है ना, फ्रेम परफेक्ट है। तो ये ठीक बात है कि हमने जो हीरो को जिस तरह से हीरो कबूल कर लिया है, उतना हास्यास्पद है, तो इसमें भी क्या दिक्कत है, कर लीजिए कबूल। जी, चलिए। जी, पारख साहब आप अपनी बात कहें। हाँ, सबको नमस्कार। देखिए संजय लीला भंसाली इस बात के लिए नहीं जाने जाते कि वो तथ्यों को और ऐतिहासिक चीज़ों को बिल्कुल ईमानदारी से रखें। ठीक है, वो जाने ही नहीं जाते, इसलिए उनको इस दृष्टि से दिखाई नहीं जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। फ़िल्म देखना नहीं देखना हमारे पर है। मैं मतलब संजय लीला भंसाली को एक बहुत ही सामान्य कोटि का चर्चित और लोकप्रिय फ़िल्मकार मानता हूँ। ठीक है? जिसके पास में न कोई इतिहास की समझ है और न कोई अपनी समाज की समझ है। लेकिन ये भी सही है कि कभी-कभी वो कुछ ऐसी फ़िल्में, मतलब जैसे देवदास है। देवदास फ़िल्म जो है, मैंने लिखा भी है कि सास-बहू मार का जो सीरियल आते हैं, उस लेवल की फ़िल्म है। उसका देवदास उपन्यास के साथ कोई संबंध नहीं है। हर चीज़ उन्होंने बिगाड़ी है। ठीक है? तो हीरा मंडी में भी बिगाड़ी होगी। देवदास के बारे में तो मुझे, चूँकि देवदास उपन्यास भी पढ़ा है, देवदास पर उससे बनने वाली 2 पहले फ़िल्में भी देखी है, इसलिए मैं तुलना कर सकता हूँ। हीरा मंडी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उनमें कितने तथ्य तोड़े गए हैं, कितने हैं। ठीक है? आप माफ तो कीजिएगा, मैं आपको मैं मतलब बोलने से रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को। आपने चूंकि देवदास भंसाली वाली जिक्र किया तो मुझे अचानक भंसाली साहब की देवदास याद आ गई और मुझे जैकी श्रॉफ का किरदार याद आ गया जो उन्होंने चुन्नी बाबू का किरदार निभाया। चुन्नी वो जब बाबू। बोंधू बोलते थे तो ऐसा लगता था भोंदू बोल रहे हैं। तो मुझे बहुत मतलब मुझे अभी भी याद है, हम लोग सिनेमा हॉल में काफी हंसे थे उसको देख करके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो फ़िल्म बनाते हुए, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि वो बहुत ही साधारण किस्म के फ़िल्मकार हैं, जिन्हें अपनी क्षमताओं से बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली हुई है। वो उन्हें कोई वैचारिक समझ भी नहीं है। अगर वैचारिक समझ होती तो पेशवाओं पर फ़िल्म नहीं बनाती वो। ठीक है? वो पद्मावत में बाद में जौहर को नहीं दिखाते और उसको ग्लोरीफाई नहीं करते। उनको तो इतिहास की भी समझ नहीं है। इसलिए मैं तो इन सब चीज़ों को माइनस मान के चलता हूँ। कल आपने जब फ़ोन किया तब मैं इस बात के लिए ज़्यादा उत्सुक था कि मैं जानना चाहता था कि हमारे मित्र लोग क्या इसके बारे में कहते हैं। क्योंकि अगर मैं आखिरी 2 एपिसोड जो मैंने कल ही देखे वो नहीं देखता, तो 1% भी मेरी इसके बारे में पॉजिटिव राय नहीं होती। ये आखिरी 2 एपिसोड है, उसने ज़रूर मुझे कुछ चीज़ें अंडरलाइन करने की ज़रूरत महसूस हुई, और वो अभी के कॉन्टेक्स्ट में। मैं शिवा
शिवाजी ने जो भी क्रिटिसिज्म किया है मैं उसे 100% सहमत हूँ। उसके बावजूद जो कथ्य प्रस्तुत किया गया है, उस कथ्य का इस समय, जिस समय में हम हैं, उस समय में उसका बड़ा महत्व है। 2-3 चीज़ों की बात मैं कहता हूँ। ये कहानी 40 की नहीं है, 1920 और उसके आस-पास की है। इसलिए और इसका ज़िक्र आता है। जी, जी। इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल। इससे संबंधित जितनी भी गलतियाँ हैं, वो सारी गलतियाँ जो है भयानक है। ज़िक्र इसमें 1920 के आस-पास का आता है। महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें हैं, जो हास्य पर लगती है और जो बाद में सेंटर में आ जाती है। वो ये है कि एक क्रांतिकारियों का ग्रुप है, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। और कौन लड़ रहा है? उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। उसका नेता कौन है? हामिद खां है। इस समय जब पूरी माइनॉरिटीज़ को बदनाम किया जा रहा है, जिनकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, उस समय एक फ़िल्मकार इस बात को बहुत ताकतवर ढंग से, बहुत ही शक्तिशाली रूप में रखता है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन है, जिसे कि इतिहास से मिटाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि यह भी इतिहास में एक पॉज़िटिव दखल है। इसे छोटा करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हीरा मंडी ज़रूरी नहीं है कि इतिहासकार देखें। हीरा मंडी ज़रूरी नहीं है कि जो सही भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी देखें। हीरा मंडी तो सामान्य दर्शक देखेंगे और जिन्हें कि रोज़ाना ज़हर पिलाया जा रहा है। उस समय एक फ़िल्म ये कह रही है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्रांतिकारी योगदान है। उस समय तो यह बहुत मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, जिसे कही गई और कहा गया है। दूसरी चीज़, इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ईश्वर गीत भी है, उसे बार-बार दोहराया गया है, वो औरतों के संदर्भ में दोहराया गया है, वो देश के संदर्भ में दोहराया गया है और वो शब्द है आज़ादी। इस फ़िल्म में आज़ादी का, इस सीरियल में आज़ादी का इतनी बार इस्तेमाल हुआ है और आखिर में एक आज़ादी पर गीत है। आप याद कीजिए 2016 को, जेएनयू का स्टूडेंट मैं भी हूँ और मैं जानता हूँ आज़ादी पर ही अटैक किया गया था जब जेएनयू पर किया गया और जेएनयू के विद्यार्थी उस समय आज़ादी के पक्ष में ही गीत गा रहे थे। मुझे नहीं मालूम, मैं संजय लीला भंसाली से कोई बहुत अपेक्षा नहीं करता हूँ, लेकिन इस सीरियल में आज़ादी का बार-बार ज़िक्र आता है और बहुत ही बल के साथ आता है और वो केवल देश की आज़ादी के संदर्भ में नहीं आता है, बल्कि इस संदर्भ में भी आता है कि औरतों को अपनी आज़ादी की लड़ाई देश के आज़ाद होने के बाद में भी लड़नी है। मैं समझता हूँ कि अगर इन 2-3 चीज़ों को ध्यान दें, जो कि संयोग से बाद के एपिसोड में सेंटर में आती है, उससे पहले नहीं आती। ये महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज़ जो है, ये सही है कि तवाइफों के कैरेक्टर जिस तरह से बताए गए हैं, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ कैरेक्टर उन्हीं तवाइफों के बीच में अलग तरह के पेश किए गए हैं, जिसके बारे में मल्लिका जान कहती है कि ये तो तवाइफ है ही नहीं। कौन? आलमबेग और बिब्बो जान। बिब्बो जान कौन है? जो उन क्रांतिकारियों की साथी है, जो तवाइफ इसलिए है क्योंकि वहाँ जो धन इकट्ठा होता है, वो उस क्रांतिकारी ग्रुप को दे सके। और दूसरी जो स्त्री है आलम बेग, वो रिवोल्ट करती है कि नहीं, मुझे तवायफ नहीं बनना है, किसी भी हालत में नहीं बनना। ये महत्वपूर्ण आलमजेब said actually. आलमजेब आलम आलमगीर नहीं बनना है। ये जो नहीं बनना है, ये मेरे ख्याल ये भी एक तरह का रिवोल्ट है, ये भी एक तरह की क्रांति आज़ादी है। है। तो इसलिए मुझे लगता है कि फ़िल्म को मतलब हमारा हिंदी संसार, हिंदी फ़िल्मों का जो संसार है, वो हम जैसे हैं, वैसा ही हमारा संसार भी है। हम जितने ज्ञानी या अज्ञानी हैं, उतने ही ज्ञानी जी, अज्ञानी हैं। आप लेकिन जी, उसमें जी, से जी। कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हो, तो हमें तो बीइंग ए समीक्षक थोड़ा रेखांकित करना चाहिए। बाकी जो गड़बड़ियाँ हैं, वो ज़रूर बतानी चाहिए, ताकि ज़रूर।
जरूर, आपने जो बात कही है, आपने जो बात कही और आखिर के 2 एपिसोड्स का ज़िक्र आपने किया कि उसमें कैसे वो आज़ादी का एक आ जाता है मुहावरा पूरा और उसपे कहानी चली जाती है कि कैसे तवाइफ़ें जो हैं, जिनको कि हम समाज का एक बहिष्कृत हिस्सा मानते हैं, उस समय भी मानते थे बहुत सारे लोग। तो वो जो है वो किस तरीके से अपने पैसे का इस्तेमाल या अपने तमाम सारे जो हुनर का इस्तेमाल है, किस तरह से वो क्रांतिकारियों की मदद के लिए यानी जंग आज़ादी में क्या उनका योगदान था, उस पे करती हैं। मुर्तज़ा साहब आपके पास आऊँगा क्योंकि ये जो एक थीम है पारेख साहब, मेरा ख़्याल है कि ये थीम बहुत अच्छी है और बहुत ज़रूरी है और वाक़ई में इसको रेखांकित किया जाना आज के समय में या किसी भी समय में ये एक बहुत अ, अच्छी बात होगी कि कोई इस पर नज़र डाले कि भई जिनको हम समाज का बहिष्कृत हिस्सा मानते हैं, जिनको हम समाज में मानते हैं कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। जी, पारेख साहब। एक बात मैं कहना भूल गया। जब मैं ये सीरियल देख रहा था तो मुझे साहब बीबी और गुलाम की याद आई। साहब बीबी और गुलाम में मतलब वो नवाब नहीं है वहाँ, उनको जमींदार कह लीजिए, उनकी है जो कि अपना ज़्यादातर समय तवायफ़ों के यहाँ बिताते हैं। वहाँ भी है तवायफ़ें बहुत सारी, ठीक है? तवायफ़ों के यहाँ बिताते हैं और उसके उसके सबसे ज़्यादा शिकार होती है उनका अपना घर, उनकी पत्नियाँ, जिसमें छोटी बहू का रोल महत्वपूर्ण है, ठीक है? और वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस सीरियल में हीरा मंडी जो है, वो तवायफ़ों की कहानी कहती है, वो उनकी कहानी नहीं कहती, जो इन नवाबों की अय्याशी के कारण उनके अपने घरों में जो त्रासदियाँ हो रही हैं, उसका एक हल्का-सा संकेत है इस फ़िल्म में, कि जिस समय मल्लिका जान, जी। नवाब जुल्फ़िकार यहाँ के जाते हैं और जुल्फ़िकार की शेखर उसकी सुमन। पत्नी कहती है कि आज जब आप लोग खतरे में पड़ गए हैं, तो आपको हमारी याद आई। जी। हम जो भुगत रहे हैं दसियों साल से, उसकी तरफ तो आपका ध्यान नहीं गया। मुझे जी। वो देखते ही ध्यान आया कि ये जो औरत कह रही है, ये वास्तव में साहब, बीबी और गुलाम की वे बहुएँ हैं, जी। जो नवाबों के कारण जिन्हें भुगतना पड़ता है, अपने जीवन जी। त्रासदी काटना पड़ता जी, जी। है। एक शिकार मुर्तज़ा साहब मैं आपके पास आता हूँ। पारेख साहब जो कह रहे हैं, पारेख साहब ने जो बात कही है साहब बीबी और गुलाम का ज़िक्र करते हुए और जो उन्होंने कहा कि भई आखिर के 2 एपिसोड जो हैं वो कहीं इस कहानी को उठा देते हैं, हीरा मंडी की पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देते हैं। तो चूँकि ये हम जानते हैं कि इतिहास में ये लिखा हुआ है कि तवाइफों का एक बहुत अहम रोल रहा है हमारी आज़ादी में, यहाँ तक कि सिर्फ मतलब खुद महात्मा गांधी और गौहर जान का किस्सा बहुत मशहूर है कि कैसे महात्मा गांधी ने उनसे कहा, गौहर जान जो कि अपने ज़माने की बहुत मशहूर तवाइफ थी, उनसे कहा कि भई आप स्वराज फंड में जो है कंट्रीब्यूट कीजिए। तो उन्होंने बाकायदा उसके लिए फंड रेज़िंग कंसल्ट किया। उनकी शर्त ये थी कि महात्मा गांधी उस कंसर्ट में आएँ, तो सारा का सारा पैसा जो है वो दे देंगी स्वराज फंड में। महात्मा गांधी नहीं आ पाए तो जो 24,000 रुपया इकट्ठा हुआ था, उस वक़्त 24,000 रुपया इकट्ठा हुआ था। आप सोचें कि जो गौहर जान की पॉपुलैरिटी कितनी रही होगी और 24,000 में से 12,000 रुपया उन्होंने स्वराज फंड में दे दिया था। और महात्मा गांधी ने बनारस की सॉरी बनारस की तवाइफों से ज़िक्र किया था कि भाई आप भी जो है कंट्रीब्यूट कीजिए। तो बाकायदा वहाँ पे तवाइफ सभा बनी थी। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा मुर्जा साहब ये जो एक पहलू है, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ जो संजय लीला भंसाली ने दिखाई है, अगर इसको सेंट्रल थीम के तौर पर लेकर के वो शुरू से चलते, तो शायद इस पूरी सीरीज़ का एक मतलब बहुत ऊँचा एक मयार हो गया होता। वो बहुत बहुत उसका एक जो कहना चाहिए जो बात फारूक साहब कहना चाह रहे हैं कि भई इस दौर में जब हम मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं और उनको इस्लामोफोबिया का ज़िक्र आपने भी किया, उससे अगर रखते तो शायद इस सीरीज़ का कुछ और ही मतलब कुछ और ही इसका रंग हो गया होता। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पारख साहब सच में ही बहुत बड़े पारखी हैं, तो सच में मतलब आपने जो बातें कही हैं, उससे मैं बहुत सहमत हूँ और बहुत उन्होंने जो ख़ास बात करी, वो ये बात करी है कि क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है। मैं शीबा जी की हर बात से सहमत हूँ, उन्होंने जो भी कहा, बहुत सही कहा है और वो उन लोगों में शामिल नहीं है, जिनको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि हीरा मंडी जैसी फ़िल्म या सीरीज़ एक मेन स्ट्रीम में आई है। बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि हीरा मंडी बनी है। मैं बताता हूँ आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब मैं बड़ा हो रहा था 9/11 हुआ उसके बाद से जो मैंने देखा है मुसलमानों को कैसे देखा जाता है हमारे सिनेमा में गैंगस्टर
हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, दिस दैट, चोर, उचक्का, रेपिस्ट, स्मॉल टाइम क्रिमिनल, दिस क्रिमिनल, दैट क्रिमिनल, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है सोसाइटी में, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो फ्रिंज के भी बियॉन्ड जाके फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। ये रियलिटी है पिछले 20 साल की हिंदी सिनेमा की और हॉलीवुड की। 9/11 के बाद मैं आपको बात करूं, मुसलमानों को जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है एज इफ दे आर फ्रिंज की भी बियॉन्ड के जो एग्जिस्टेंस है वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। अब जब हीरा मंडी जब आती है और लोग देखते हैं, अरे इनकी क्या सिविलाइजेशन है, यू नो, दे सी कॉर्टिजन्स विद सो मच ऑफ एजेंसी। वुमेन को एजेंसी देना एक बहुत बड़ी चीज है सिनेमा में। अमिताभ भाई, एजेंसी नहीं दी जाती है। जब मैं एजेंसी की बात करता हूँ कि एक औरत खुद डिसाइड करेगी कि सही क्या है गलत क्या है, उसके लिए थोपा नहीं जाएगा। हमारी बड़ी बड़ी सिविलाइज सोसाइटीज में भी बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग भी अपनी जो घर की महिलाएं होती हैं उनको वो एजेंसी नहीं देते हैं, और इन तवाइफों के पास वो एजेंसी है। मैं जब मास कम्युनिकेशन कर रहा था तो मेरे प्रोफेसर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी थी। उन्होंने कहा कि मुर्तजा, जब भी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेज होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, तो हंसल मेहता को बुलाया जाता है, विशाल भारद्वाज को बुलाया जाता है, लेकिन संजय लीला बंसाली को इंटेलेक्चुअल डिबेट्स और डिस्कशन में नहीं बुलाया जाता है। अजय जी भी आई थिंक इस पे एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, क्योंकि संजय लीला बंसाली को तो देखा जाता है कि अरे बड़े कमर्शियल फिल्म मेकर हैं, इनका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है। पर संजय लीला बंसाली बहुत स्मार्ट फिल्म मेकर हैं कि वो इस तरह का एक ताना बाना क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ पते की बात भी कह जाते हैं। मैं उनकी किसी भी फिल्म सबको डाइसेक्ट कर सकते हैं, हम धज्जियां उड़ा सकते हैं उनकी फिल्म की, रियलिज्म के बारे में, देवदास की हम धज्जियां उड़ा सकते हैं, हर फिल्म की उनकी धज्जियां उड़ा सकते हैं। पर हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि उनकी जो सबसे ज्यादा फ्रिवलस फिल्म भी होती हैं उसमें भी वो कुछ एक ऐसी बात कह जाते हैं विच स्टेज, जिसके बारे में बड़े बड़े स्कॉलरली डिस्कोर्सेज हो सकते हैं। जैसे अभी पारक साहब को मैंने कहा कि वो इतने बड़े पारखी हैं क्योंकि उन्होंने बेसिकली वो ग्रेन पकड़ लिया, वो मॉलिक्यूल पकड़ लिया जो हीरा मंडी को एक इंपॉर्टेंट स्टोरी बनाता है। अभी कुछ साल पहले इर्तुग्रुल नाम की एक टर्किश सीरीज आई थी और उस टर्किश सीरीज के आने के बाद सऊदी अरेबिया को बहुत तकलीफ हो गई थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया को ये रियलाइज हुआ कि सडनली हम तो इस्लाम का ठेका उठाते हैं, ठेकेदार हैं, मक्का मदीना हमारे पास है, और सडनली टर्की अब लाइमलाइट में आ गया है, इस्लामिक वैल्यूज के साथ टर्की के साथ लोग रिलेट कर रहे हैं, जो कि खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे भी गांधी जी ने रियलाइज किया था कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं टर्की के खलीफा के साथ रिएक्ट एक कनेक्शन है, और तभी उन्होंने कहा था कि हम सपोर्ट करते हैं, और तभी सारे मुस्लिम और हिंदुओं को गांधी जी ने एकजुट किया था, जो कि हीरा मंडी में हमें देखने को मिलता है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ रहे हैं। एक ऐसा वक्त भी था जब मुस्लिम ज्यादा लॉयल थे ब्रिटिश के और वो कहते थे नहीं नहीं हम ब्रिटिश को प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। गांधी जी को इसका श्रेय जाता है कि वो हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लेके आए और ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने ये जो मूवमेंट स्टार्ट करी, फ्रीडम स्ट्रगल, इसका सारा क्रेडिट गांधी जी को जाता है। काफी बड़ा क्रेडिट गांधी जी को जाता है कि हिंदू मुसलमानों को एक साथ लेके आए। और संजय लीला बंसाली ने हीरा मंडी में ये दिखा के एक बहुत कमाल का मैसेज दिया है कि आज के जमाने में जब हम बात करते हैं कि मुस्लिम्स को या तो देखा जाता है गैंगस्टर या देखा जाता है अंडर वो बेली, डार्क अंडर बेली, बहुत ही फ्रिंज पे एलिमेंट्स हैं, वहां पे मुसलमान औरतों को भी एक नए नजरिए से देखा जा रहा है, उनकी एजेंसी देखी जा रही है। गलतियां सारी मैं कह रहा हूं माफ हैं, लेकिन अगर आप एक एजेंसी दे रहे हैं एक औरत को और उसको दिखा रहे हैं कि वो एक मुस्लिम औरत है और वो इतना बड़े मूवमेंट में हिस्सा ले रही है, और आपने एग्जांपल्स भी दिए कि कैसे तवाइफों का इंपॉर्टेंट रोल था। ब्रिटिश ही थे तवाइफों को बर्बाद करने वाले। क्या ये चीज तवाइफों को पता नहीं थी कि ब्रिटिश सरकार की वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं? तो क्या जब इंकलाब होगा और जब आजादी की मूवमेंट होगी तो उसमें जरूर है, जाहिर बात है कि तवाइफों का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और ये चीज दिखाना ये करेजियस था संजय लीला बंसाली के पार्ट पे। कुछ भी किया, और मैं इस बात से एग्री करता हूं कि पूरी की पूरी कहानी में भी वो चीज डाल सकते थे वो, और उस तरह से कर सकते थे, लेकिन वो फिल्म जो बना रहे हैं, सीरीज जो बना रहे हैं, सिर्फ इंडियन ऑडियंसेस के लिए नहीं बना रहे, उनको हॉलीवुड में भी उस सीरीज को बेचना है। जब हम मार्को पोलो देखते हैं तो हमें लगता है ओ माय गॉड, कुबलाई खान का कोर्ट कितना एक्सोटिक है, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस है यहाँ पे, और ये सब हो रहा है। तो वो हॉलीवुड के लिए भी एक एक्सोटिक क्वालिटी है। जब इंडिया के बाहर लोग देखते हैं तो उनका पहला, अगर हम शुरू में ही इंकलाब दिखा देंगे, शुरू में ही इतनी सीरियस बातें कर देंगे, तो दूसरे तीसरे एपिसोड के बियॉन्ड जा ही नहीं पाएंगे। तो शुरू में उन्होंने वो सारी चीजें यूज करी, वो सारे हथकंडे यूज किए जो एक कमर्शियल फिल्म मेकर के तौर पे उन्होंने महारत हासिल करी है पिछले 20 सालों में। और बाद में जब हम उस की तरफ खिंच गए, उस दुनिया के अंदर पूरी तरह से एक हम घुस गए, तब उन्होंने बातें करी जो इंपॉर्टेंट बातें थी और जो पारक साहब ने अपनी पारकी नजरों से हमारे सामने रखी थी। बहुत शुक्रिया। उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, 200 करोड़ रुपए की सीरीज है तो उनकी मजबूरी है मसाला और कमर्शियल फ्लेवर्स देना। हाँ, हालांकि फिर भी मैं उनको इस चीज से विंडिकेट नहीं करता कि जो डिटेल्स हैं, जो गलतियां हैं जो शिवाजी ने हाईलाइट करी हैं,
शिवाजी जैसा कोई अगर कंसल्टेंट रख लेते वो शायद ये गलतियां और ये शर्मिंदगी उनको इसका सामना नहीं करना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया। शिवाजी आप ही के पास आता हूँ, क्योंकि ये जो बात जहां मुर्जा ने खत्म की है कि अगर वो आपके जैसा कोई कंसल्टेंट होता तो शायद इस तरह की चीजें नहीं आती। और चूंकि ज्यादातर लोग जो हम लोग बात कर रहे हैं, अजय जी ने भी कहा और फारूक साहब ने भी कहा कि भाई हमको ऑथेंटिसिटी की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए संजय लीला भंसाली से। उसके लिए शायद मेरे ख्याल में कमाल अमरोही जैसे कोई आदमी हो या कियासी जैसे कोई मतलब आदमी हो जो दीवाना वार जो है अपनी फिल्म के एक एक फ्रेम के बारे में सोचे और बड़ा उस पर लगा रहे। तो ये जो एक बात है, हम चूंकि अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से में है, बिल्कुल मैं आप ही पर खत्म करना चाहता हूँ कार्यक्रम को। आप ये बताएं कि ये जो कहानी है क्या सिर्फ झाड़ फानूस और उर्दू और गरारा शरारा महंगे जेवर, क्योंकि आपकी थीम कुछ और थी, जो आपने आखिर में जाकर के पर्दा खोला कि भाई अल्टीमेटली आप दिखाना चाहते थे कि तवाइफों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी, बहुत अच्छी कहानी है। लेकिन आपने पूरा एक बहुत लंबा वक्त जो है वो दर्शकों का लिया ये दिखाने में कि साहब तवाइफें जो है वो उनकी जिंदगी कैसी, उसमें इरोटिका है, उसमें एग्जॉटिक वाली बात आपने कह दी, वायरिज्म है, उसमें दुनिया भर का एक प्रेम कहानी भी आ गई है, और जो सारी बातें आपने कही कि लाहौर में लखनऊ दिख रहा है, तो वो सारी बातें जो हैं आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में इस पूरी सीरीज के बारे में। और जो हमने पूरी थीम दी कि भाई तवाइफों का एक जिक्र है, वो मुस्लिम सोशल नाम का एक कैटेगरी होती थी सिनेमा में, वो तो अब खत्म ही हो गई है। तो क्या ये संजय लीला भंसाली उस चीज को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको लगता है ये परवान चढ़ेगा ये सिलसिला? बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा साहब के ने 2-3 क्लूज दिए हैं जिस पर मुझे लगता है कि बात करूं। एक तो ये उनका ये जो जायज़ वो है कहना कि मुसलमान जो है वो बड़ा एबनॉर्मल कैरेक्टर है। मुसलमानों को लेकर के ख़ासकर पिछले 25-30 साल में जब से भारत में लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और जब से सैमुअल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी दुनिया में आई, तो मुसलमान जो है वो एक तरह से सोशली एंटी सोशल बना करके लगातार पेश किया गया, इसमें कोई शक नहीं। मैं कह रही थी अभी कोई आई है जिसमें हेलीकॉप्टर चलाने वाला लड़ाकू फाइटर जेट चलाने वाला जो पायलट है वो मुसलमान बैड कैरेक्टर विलेन है और वो भी सुरमा लगाए हुए। तो मैं बल्कि कह भी रही थी कि यार क्या मुसीबत है, ये सुरमा हमारी जान फाइटर हाँ फाइटर। और शाहरुख खान जैसा एक्टर जो खुद अपनी निजी जिंदगी में भी मुसलमान है और रईस में जब मुसलमान बन के आता है तो फिर वो सुरमा लगा लेता है, जबकि उसने ही बनाई माय नेम इज खान जैसी फिल्म बनाई जो सारे इस्लामोफोबिया और मुस्लिम स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने के लिए बनाई, और उसके बाद वो रईस बनाते हैं तो सुरमा लगा किया। अरे ये बहुत अजीब तावीज, सुरमा और स्कल कैप, ये बड़ा इजी और बड़ा लेजी डिपिक्शन है, अनलेयर्ड, कि एक बार एक चेहरा दिखाया आपने तय कर लिया अच्छा ये रावण है, इसके 10 सर हैं, तो वो उस तरह का लेजी डिपिक्शन है। एक तो ये बहुत जायज़ बात है कि मुसलमान के नाम पर ये। दूसरा ये कि मुसलमान महिलाएं एग्जॉटिक होती हैं, जैसे क्रिश्चियन महिलाएं ज्यादातर सेक्रेटरी होती थी, स्कर्ट्स पहनती थी, ठीक है, और फिर वो अफेयर करने में उन्हें कोई एतराज नहीं होता था, इजीली अवेलेबल होती थी बॉस के लिए, ये एक स्टीरियोटाइप था। ऐसे ही मुसलमान महिलाएं एग्जॉटिक होती हैं, उनके जो अंतःग्रह है उसमें झांकना बड़ा एग्जॉटिक, बड़ा वॉयरिस्टिक प्लेजर देता है। एक तो ये है, मगर मुझे ये जरूर कहना है यहाँ पर कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन इंडियन फ्रीडम एज ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन पॉलिटिकल साइंस, मैं ये कहना चाहूंगी मुर्तज़ा साहब कि 1857 के बाद जितनी सब तोपों के आगे खड़ा करके बांध करके जो स्वतंत्रता सेनानी उड़ाए गए थे उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान मौलवी थे, क्योंकि मस्जिदों से ऐलान हुआ था बगावत का, और पूरा एरिया जो का मेरठ है, मेरठ से कानपुर तक और पूरा ये झांसी वासी, यहाँ सब जगह मुस्लिम कैरेक्टर्स आप देखते हैं जो आज़ादी की लड़ाई में, पहली आज़ादी की लड़ाई में सरगर्म हुए। हाँ, जब उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया तो उसके बाद सर सैयद अहमद की जो मुहिम थी, उन्होंने कहा हमें पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, हमारा काम है कि जिस तरह बहुसंख्यक समाज ने, खासकर ब्राह्मण समाज ने जिस तरह अंग्रेजी को अपनाया, मॉडर्निटी को, मॉडर्न एजुकेशन को अपनाया, हमें भी उसमें जाना चाहिए। ये एक मूवमेंट है जो नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में चल रहा है। तीसरी बात यह है कि तवाइफ बर्बाद कब हुई, आपने कहा मुर्तज़ा साहब। देखिए मैं फिर कहूंगी ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है। तवाइफें तब बर्बाद हुई जब उनको पोषित करने वाले, उनको इजी मनी देने वाले वो नवाब बर्बाद हुए जिनके खुद के पास बिना किसी मेहनत का इजी मनी आ रहा था, और वो किसी भी तरह की उद्यमिता में शामिल नहीं थे, किसी भी तरह से वो वेल्थ जनरेशन प्रोसेस में शामिल नहीं थे।
लेकिन उनको लेगेसी, क्योंकि मुगलों के द्वारा जो को दी गई थी, सूबेदारों मनसबदारों को जो जमीनें दी गई थी, उनका जो काश्त का टैक्स था वो शेयर करते थे, और जो वो बचता था वो उनके पास आता था। हम जानते हैं कि इसीलिए मुगल सल्तनत में शहंशाहों के यहाँ, बादशाहों के यहाँ तवाइफ नहीं पनप सकी। तवाइफ पनपी है एक डिबॉचरी वाले, विलासितापूर्ण, एकदम पतनशील समाज में, जो नवाबों का समाज है। तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। सारी बातें हम लोगों ने करी। अब जब हम समेटना चाहते हैं इस बातचीत को, देखिए जो लिबर्टी, जो क्रिएटिव लिबर्टी होती है, उसका भी एक रैशनल होता है। उसमें जहालत को आप क्रिएटिव लिबर्टी नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोई ड्रीम सीक्वेंस डाला कुछ और, वो भी बहुत लेयर्ड होगा, अच्छा होगा, लेकिन जहालत जिसे कहते हैं उसको आप क्रिएटिव लिबर्टी का नाम ना दीजिए, क्योंकि इससे फिर बहुत सारे लोग ये लिबर्टी लेने लगेंगे कि कुछ भी दिखा सकेंगे। तो मेरा यही आखिर में ये कहना है, पिंटरेस्ट एक वेबसाइट है जहां सबसे खूबसूरत फोटोग्राफ्स मिलते हैं। ये पूरी की पूरी सीरीज आप पिंटरेस्ट पे डाल दीजिए, सुपर हिट सीरीज है, बहुत खूबसूरत बनाया है। तो वो वहां से जो प्लेजर है, जो विजुअल प्लेजर है, वो हमें मिल रहा है। लेकिन उसके बाद में जो कुछ है, सबसे आखिर में 2 एपिसोड में याद आया कि इसको सोशली किसी कॉज से जोड़ दिया जाए, जिससे कि जो शीबा फहमी जैसे लोग हैं उनके मुंह भी बंद हो जाएं, और जो धीरे धीरे बिल्डअप होता रहा है। ये इससे तो मैं एग्री नहीं करता, धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे थे वो उस तरफ। सेकंड थर्ड एपिसोड ऑनवर्ड्स ही हमें बीच में ये एलिमेंट्स दिखने लगे थे इनकलाब वाले। जी एंड में अच्छी तरह से करते हैं। कुछ कहना चाह रहे थे मुर्जा? हाँ, आप यही कहना चाह रहे थे या इसके अलावा भी कुछ था? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि लोग कहते हैं कि अकबर की तलवार से लोग बच सकते थे, लेकिन अबुल फजल के कलम से नहीं बच सकते थे। और अबुल फजल सबसे बड़ी सजा ये देते थे किसी को, ये नहीं कि उसके बारे में हिस्ट्री में कुछ बुरा लिख दें, उसके बारे में कुछ लिखते ही नहीं थे। तो मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट कॉर्टिजन्स के बारे में बात हो रही है, तवाइफों का जिक्र हो रहा है। आई थिंक इस्लामिक कल्चर की, मुस्लिम सोशल एज अ जॉनरा का रिवाइवल हो रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी ज्यादा है। गलतियों पे ऑफ कोर्स इस तरह के शोज हैं, और भी बहुत सारे शोज हैं, बात होती रहेंगी। लिटरेचर और स्कॉलरली डिस्कोर्सेस ओपन अप हो गए हैं। मुर्तजा साहब, मैं फिर से इसको अंडरलाइन करूंगी, इसका इस्लाम से, तवाइफ के कल्चर का इस्लाम से लेना देना नहीं, मुस्लिम से। जैसे इस्लामिक सोशल एक जॉनरा है, इस्लामिक सोशल जो जॉनरा है ना, इस्लामिक स्कॉलर ने भी मुस्लिम सोशल जो जॉनरा है उसको, मुस्लिम सोशल जो जॉनरा है उसको किसी इस्लामिक स्कॉलर ने नाम नहीं दिया है। वो एक फिल्म का जॉनरा है, जैसे वेस्टर्न है, जैसे ड्रामा है, जैसे सस्पेंस है, तो वो सिनेमा स्कॉलर्स ने नाम दिया है। और मैं सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मुझे सिनेमा कुछ बोलना चाह रहे हैं, पारक साहब को सुन रहे हैं हम लोग। पारक साहब को सुन रहे हैं। जी, देखिए मुर्तजा साहब से भी, और मैं अपने लिए भी, सबके लिए, कि कोई चीज इस्लामिक है और कोई चीज मुस्लिम है, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। की कहानी है क्या नवाब मुसलमान नहीं थे, तो आप फतवा दे रही है कि नवाब मुसलमान नहीं थे, सारे काफिर हैं। पारक साहब को सुन रहे हैं, मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं, फिर हम बात नहीं करते, फिर वो आते ही नहीं। अगर मुस्लिम है ही नहीं ये लोग, अगर तवाइफ और नवाब मुसलमान है ही नहीं, तो फिर मुस्लिम सोशल नहीं हुआ, फिर बात ही नहीं करते, खत्म कर देते। मुस्लिम है, इस्लाम से मुसलमान का कितना ताल्लुक है, ये बिल्कुल अलग बात है। मुस्लिम में है तो अच्छे मुसलमान है या बुरे मुसलमान है, इस पे बात हो सकती है, पर इस पे बात भी नहीं हो सकती ना। कह रहे मेरा ख्याल में किस तरह का मुसलमान है, अगर मुसलमान है तो साहब कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं वैष्णवाइट्स हैं, लेकिन है तो हिंदू ही। ये बिल्कुल देवी को मानने वाले हैं तो दोनों चीज है। देखिए, मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ, बहुत से मुसलमान जो मुस्लिम नाम भी रखते हैं, इस्लाम में यकीन करने का भी दावा करते हैं, उनकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, उसको हम इस्लाम नहीं कह सकते। ये मुस्लिम सोशल है, ये इस्लामिक नहीं है, प्लीज, ये मुस्लिम सोशल है। जी नहीं, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्लिम और इस्लाम को यूज किया जाता है। जी, जरा पारक साहब की बात भी सुन ली जाए। जी, आखिर में, ये मैं बिल्कुल आखिर में कह रहा हूँ। नंबर 1 तो तवायफ हिंदू हो या मुसलमान हो, एक पतनशील सामंती संस्कृति की वो उप उत्पादन है, वो उसकी बाई प्रोडक्ट है। इसलिए इसको लेकर बहुत बहस करने की आवश्यकता नहीं है कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो उसी की बाई प्रोडक्ट है। और ये बिल्कुल शिवाजी सही कह रही थी कि उस बाई प्रोडक्ट की अपनी, कोई भी बाई प्रोडक्ट भी है ना, ऐसे ही इतिहास में ऐसे ही नहीं पैदा हो जाता है, उसकी एक भूमिका होती है जिसे हम पतनशील समय कहते हैं। उसी पतनशील समय में 2-3 बहुत पॉजिटिव चीजें हुई, जैसे कि जिसे हम आज शास्त्रीय संगीत कहते हैं, जिसे शास्त्रीय
नृत्य कहते हैं, जिसे शास्त्रीय गायक कहते हैं, उर्दू और हिंदी की बहुत सारी प्रेम कविताएं, प्रेम परंपरा, वो सब इसी पतनशील युग की देन है। तो कोई भी पतनशील युग में भी कुछ चीजें पॉजिटिव होती है। तो गालिब तो सबसे पतनशील शायर हुए उस हिसाब से। मेरा कहना यह है कि हमें दोनों चीजें देखना चाहिए। जब हम तवायफों की बात करें तो ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक पतनशील समय की पैदाइश है जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक है, वो उनकी आजादी के खिलाफ है, और उन्हें वो चाहे वो नृत्य कर रही हो या कुछ भी कर रही हो, वो उनकी आजादी को छीनने वाला काम है। इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। फिल्मकार को या कहानी लिखने वाले को या उपन्यासकार को, किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं पाकीज़ा फ़िल्म की भी इसीलिए मैं पसंद करता हूँ उस हद तक, क्योंकि वहाँ स्ट्रगल उसमें से निकलने का है, और इसमें भी उसमें से निकलने का है। और ये एक संस्था के रूप में अगर वो खत्म हो, तो मुझे तो कम से कम कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन उस महबूब की मेहंदी में भी कुछ इस तरह का ही है। बाई प्रोडक्ट की जो बाई प्रोडक्ट है, हमारा संगीत, हमारी गायकी, हमारा नृत्य, हमारे और बहुत सारे कल्चरल फॉर्म, वो तो बचे रहने। पारक साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और बहुत ये बातचीत हम लोग और भी लंबी कर सकते हैं, करते रह सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा विषय है जिस पर तमाम तरह से तमाम पहलुओं से बातचीत करने की गुंजाइश है। चूंकि आपने यहाँ मुस्लिम सोशल की बात हो रही है, और एक छोटी सी बात, जी जी जी, अजय जी आप भी बोलिए। हाँ बोले। एक छोटी सी बात जो पारक साहब ने बात कही थी, उसी को मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अंतिम 2 तक पहुंचने के लिए जो सारा ड्रामा रचा गया, वहां जब सारी तवायफें जुलूस में शामिल होती हैं, वो दृश्य पता नहीं, फिल्म देखते हुए भी मुझे गर्म हवा के उस आखिरी दृश्य जुड़ता हुआ दिखाई दिया, जहां पे फिल्म के बलराज साहनी फैसला करते हैं कि मुझे जुलूस में शामिल होना है, और फिर वहां जाते हैं, वो हुजूम के साथ जाते हैं। तो मुझे ये फिल्म, ये सीरीज देखते हुए भी ये सारा एहसास हुआ। आजादी का जो गाना है वो फैज साहब का पूरी जो नज्म है उसका लगता है कि अनुवाद किया गया है, उस तरीके से आया है। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं, और दर्शक जो फारूक साहब भी कह रहे हैं, हम भी मानते हैं कि आम दर्शक, देश का आम दर्शक इस तरीके से छिद्रान्वेषण करते हुए किसी सीरीज को नहीं देखता है। जो लोग देख पाते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, लिखते हैं, कमियां बताते हैं, लेकिन क्या इससे ये जो जाहिर हम कर रहे हैं उससे सचमुच में इंडस्ट्री कोई फायदा उठा पा रही है? तो देखेंगे नहीं, इंडस्ट्री तो अपनी लकीर की फकीर बनी है, वो उसी तरीके से चीजें करती रहती है। तो बेहतर होगा कि वो जो कर रही है हम उसका मुआयना करें। जी, उसी का मुआयना किया जा रहा है। खैर बहरहाल ये बातचीत बहुत अच्छी है, और बहुत दिलचस्प विषय पर एक बहुत अच्छी मतलब कहना चाहिए कि तमाम पहलुओं को समेटते हुए एक बातचीत हुई, जिसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। मैं अमृतलाल नगर की एक किताब है ये कोठेवालियां, जो बहुत चर्चित किताब है, जो इसी विषय पर है, तवायफों के विषय पर है। और उसमें एक छोटा सा किस्सा है, विद्याधर बाई नाम की एक तवायफ का किस्सा, कि कैसे वो गांधी जी से मिली, उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, और उसमें उसके बाद ये हुआ कि भाई सारी तवायफें जो है बनारस की, वो अपने जो भी वो कार्यक्रम करती है उसमें कम से कम राष्ट्रवादी गीत रखें। तो उनका गाया हुआ एक गीत है जो बहुत मशहूर हुआ, चुन चुन के फूल ले लो, इसको शुभा मुद्गल ने गाया है, इसको हम यूट्यूब पर देख सकते हैं। मतलब ये गाना इतना मशहूर हुआ था वो, और वो जंगे आजादी का एक गाना है। तो तवायफों के कंट्रीब्यूशन पर जो है वो तमाम तरह की चीजें उपलब्ध हैं, तमाम तरह से हम देख सकते हैं इसको। संजय लीला भंसाली की सीरीज के बहाने कम से कम जो एक ये जॉनरा जो है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश हुई, जो मुर्जा साहब ने कहा, वो अपने आप में एक बहुत सराहनीय कोशिश है। इसके लिए संजय लीला भंसाली को तमाम कमियों के बावजूद, उनकी तमाम कमियों के बावजूद, कम से कम इस बात की सराहना होनी चाहिए। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ में, तब तक के लिए